जब इस देश में अंग्रेजों को जाना होता है, बारडोली सत्याग्रह के बाद 1936 में इस देश में, पूरे देश में चुनाव होता है। उस चुनाव अभियान समिति के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। आगे बढ़ते हुए 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। 47 को देश आजाद होने वाला है। आजादी से पहले देश के तमाम हिस्सों में संविधान सभा का चुनाव शुरू होने वाला है। देश के तमाम क्षेत्रों से संविधान सभा का चुनाव शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग के भी उम्मीदवार हैं, अन्य छोटे मोटे क्षेत्रीय पार्टियों के भी उम्मीदवार हैं। पूरे देश में चुनाव संपन्न होता है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बंबई के नासिक क्षेत्र से चुनाव हार जाते हैं। उसके लिए एक बात आती है, जब किसी दूसरी पार्टी का नेता, रिश्ता कितना भी अच्छा हो, लेकिन हम दूसरी पार्टी के बैनर तले जाएंगे तो हम फूल नहीं बरसाएंगे, हम तो वही बात बोलेंगे। एक बात आपको मिलेगी कि नासिक के चुनाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के लिए, मैंने कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं संसद के गलत है, मेरे पास उसका प्रमाण है। कांग्रेस के खिड़की और दरवाजे मैंने बंद कर दिए हैं और कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव का स्टार कंपेयर आदमी जाता है और नासिक में भाषण देते हैं। वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर वहां से चुनाव हार जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मुस्लिम लीग के मदद से, जो अब हिस्सा बांग्लादेश के अंदर है, भारत के नक्शे में लास्ट में सबसे आप देखेंगे तो लोकसभा क्षेत्र है था, जो संविधान सभा का क्षेत्र था, आज के परिप्रेक्ष्य में उसे लोकसभा क्षेत्र समझ सकते हैं। उस संविधान सभा का क्षेत्र का नाम था खुलना और जयसोर। पहले से यह तय हो चुका था कि जो क्षेत्र 50% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले होंगे वो क्षेत्र पाकिस्तान को दिए जाएंगे, जो कम होंगे वो क्षेत्र भारत के अंदर रखे जाएंगे। प्रिय सज्जनों, मुस्लिम लीग की मदद से बाबा साहब अम्बेडकर खुलना जयसोर से संविधान सभा के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन भारत में उस समय की जो विचारधारा थी वो चरम पर थी और खुलना जयसोर क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान में वो नक्शा काट के डाल दिया जाता है और बाबा साहब अम्बेडकर पाकिस्तान के सदस्य बन जाते हैं, यानी भारत से चले जाते हैं। अब भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं है तो बाबा साहब अम्बेडकर को देश में होते हैं तो वो सीधे उस जमाने का अखबार कहता है, दी बॉम्बे क्रॉनिकल, दिनांक 22 अप्रैल 1947 का, बाबा साहब अम्बेडकर सीधे पहुंचते हैं कहा, लंदन। बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी अच्छी दोस्ती थी वहां के चर्चिल से। चर्चिल का उन्हें पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त था, लेकिन चर्चिल वहां पर हार चुके थे। एक बात यह भी कहा जाता है कि सरदार पटेल चूंकि लंदन के बैरिस्टर थे, लंदन से टॉप थे, 50 पाउंड इनाम उस जमाने में उन्हें मिला था। दुनिया के प्रथम 29 देशों में पढ़ने वाले बच्चों में उन्हें सबसे पहला स्थान प्राप्त किया था और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दुनिया का पहला विद्वान घोषित कर दिया गया था। वहां की फोटोज आप देख सकते हैं कि वहां की पूरी कमेटी पीछे पीछे चलती है और वल्लभ भाई पटेल कोट पैंट पहन के आगे आगे चलते हैं। दुनिया के प्रथम विद्वान बन के निकलते हैं 29 देशों के। 50 पाउंड का इनाम मिलता है। 6 महीना पहले वो जीत जाते हैं, पास कर लेते हैं। लेकिन वो वहां पर इतना उनका जज्बा था कि वो चर्चिल के खिलाफ भाषण करने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। चर्चिल वहां हार चुके थे। चर्चिल सरदार वल्लभ भाई पटेल का लोहा मान चुके थे और तब बाबा साहब अम्बेडकर चर्चिल से मिलने के लिए लंदन पहुंचते हैं। चर्चिल से मिलने के लिए जो लंदन पहुंचते हैं तो चर्चिल सीधे तौर पर कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता,
क्योंकि अब भारत में जो ये हुकूमत है उसका नेतृत्व मैं नहीं कर रहा हूं, अब एटली कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि चर्चिल साहब फिर भी आप कोई रास्ता मेरे लिए करेंगे? सीधे चर्चिल साहब कहते हैं, जब तक लंदन में मेरी सत्ता नहीं लौट आती तब तक मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। यानी जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तब मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, अब आपके लिए मेरे लिए किसका मतलब आपकी तरफ से कोई मदद नहीं हो सकती। चर्चिल कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब आपसे पूरी मदद हो सकती है, लेकिन आप भारत में जाएं और वल्लभ भाई पटेल से मिले। दुश्मन भी दानेदार, गांव में कहा था दुश्मन भी दानेदार चाहिए। तो सीधे तौर पर चर्चिल कहते हैं कि भारत में एकमात्र नेता है जिसके कांग्रेस में पूरा कब्जा है, जिसको राजमोहन गांधी जी अपने किताब में लिखते हैं कि उस समय के सभी नेता प्रायः सरदार पटेल के राजनीतिक बंदी थे। सरदार पटेल के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। ये राजमोहन गांधी कहते हैं, मैं उनकी बात बोल रहा हूं, उन्होंने किताब में लिखा है, गांधी परिवार के हैं। आप उनसे मिले तो शायद आपको संविधान सभा में ले जा सकते। बाबा साहब अम्बेडकर लौट के आते हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, बम्बई से ही एक सीट से, जिसमें गुजरात का इलाका नहीं आता था। आप सब जानते होंगे कि उस जमाने का गुजरात भी मुंबई प्रांत में आता था। जो गुजरात का हिस्सा मुंबई प्रांत में आता था, उस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीवी मावलंकर अपना नामांकन कर चुके थे। अब कोई रास्ता नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर कहां से सदन में पहुंचेंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपनी राष्ट्रीय महासचिव पृथ्वी सिंह आजाद, जो बंबई के दूसरी सीट से संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एकमात्र सदस्य थे पृथ्वी सिंह आजाद, उनको सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भेजते। जब मन में कुछ खटास हो तो नेता धीरे से कोई दिमाग लगाएगा जहां एडजस्ट होना है। पृथ्वी सिंह आजाद साहब पहुंचते हैं और वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखता हूं। मेरे तो अखंड भारत बनाने का जो सपना है उसमें मैं बाबा साहब अम्बेडकर यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नहीं चाहता कि वो बाहर रहे। मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन उन्हें कांग्रेस सिंबल से जीतना होगा। और तब 30 सितंबर 1946 यूपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अम्बेडकर पृथ्वी सिंह आजाद के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं, आपको कांग्रेस का टिकट दिया जाएगा, संबल दिया जाएगा, आप साइलेंट रहें, निश्चित तौर से आपको विजयी बनाया जाएगा और कांग्रेस में शामिल होने की शर्त पर आप सदन में आएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पत्र संख्या 111 है, जो उन्होंने बीजी मावलंकर को लिखा है, उसमें सीधे उन्होंने कहा है, ये पत्र अंग्रेजी में है, इस पत्र में सीधे उन्होंने कहा है कि मावलंकर साहब आप निश्चित तौर से नामांकन वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक मात्र सदस्य की सीट है जहां आपको खाली करना पड़ेगा और वहां से डॉक्टर अम्बेडकर का नामांकन होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के मुंबई प्रांत के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष एसके पाटिल को कांग्रेस का एमी फॉर्म देते हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर को देते हैं और मुंबई के उत्तर जिसमें गुजरात का हिस्सा है उसे डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस के सिंबल से चुनकर संविधान सभा में आते हैं। लेकिन भारत में मैं नाम ले लूंगा, एक ऐसे लेखक पैदा हुए, दलित समाज के लेखक थे, जिनसे किताब लिखवाई गई जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर और सरदार पटेल के संबंधों के बीच में खटास डालते नाम शब्द लिखवाए गए कि कहीं दुनिया की किसी किताब में
ये बात नहीं लिखी है कि जब हिंदू कोड बिल 1951 में पेश हुआ तो सरदार पटेल ने खड़े होकर विरोध किया, लेकिन तमाम मंचों पर यह कहा जाता है कि 1951 में जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर ने पेश किया तो सरदार पटेल ने खड़े होकर उसका विरोध किया। संयोग से उस मीटिंग में मैं अध्ययन काल के दौरान 2010 की जयपुर की एक मीटिंग में, जहां राष्ट्रीय अधिवेशन वामसेन का हो रहा था, मैं वहां मौजूद था। मेरी बहुत कम उम्र थी, तर्कवादी शक्ति उस समय अंदर थी। आगे बाबूलाल जी यहाँ से सांसद थे, मैं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा में युवा का प्रदेश अध्यक्ष था। आपके राजगढ़ बाजार में ही मुझे कुर्मी महासभा का युवा अध्यक्ष और सांसद जी को चांदी का मुकुट राममणि पटेल जी ने मुझे दिया था। उसके बाद से आज मैं सांसद जी से मिल रहा हूं, उस कार्यक्रम के बाद सामने से। तो प्रिय सज्जनों, मैं उसके बाद कुर्मी महासभा 2 भागों में हुई और मैं सरदार की तरफ बढ़ गया। 34 दिन भारत का भ्रमण किया, 9 में 40 दिन भारत का भ्रमण किया, 10 में मैं उस जयपुर की मीटिंग में पहुंचा और मैंने कहा कि मान्यवर, इस पर्चे में एक बात लिखी हुई है कि जब हिंदू कोड बिल 1951 में वल्लभ भाई पर बाबा साहब अम्बेडकर ने पेश किया तो सरदार पटेल ने खड़े होकर विरोध किया। तो मैंने कहा, मान्यवर, मैं इसमें आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 1951 में लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल कब्रिस्तान में खड़े हो सकते थे क्या? क्योंकि 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल तो मर चुके थे। तो 51 में हिंदू कोड बिल का विरोध करने के लिए सरदार साहब कैसे आए? लेकिन दोस्तों, जो 50 में व्यक्ति मर जाए वो 51 में हिंदू कोड बिल का विरोध कैसे करेगा? दूसरी आपके समाज के बीच में घटना करेगी। हमारे जो समाज में ही तमाम ऐसे लोग हैं जो उस मूवमेंट से प्रभावित है, जानते नहीं है, किताबें पढ़ते नहीं है, कहते हैं मैंने सुना है। मैंने 2 IPS से भी सुना कि जब काका कालेकर आयोग बना तो सरदार पटेल ने उसका जबरदस्त विरोध किया, पिछड़ों का विरोध किया। अरे हमने कहा जब काका कालेकर आयोग बना तब सरदार पटेल धरती पर थे ही, तो उन्होंने कैसे विरोध किया? यानी इसका मतलब कि बड़े पैमाने पर दलित को सरदार वल्लभ भाई पटेल से काटा जाए। और सच ये है, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, जब भारतीय संविधान बन रहा था, दलितों के एक अधिकार दिए जाने वाले हर अधिकार पे सरदार पटेल का सिग्नेचर होता था। क्योंकि दलित निवारण समिति जो बनी हुई थी संविधान सभा के अध्यक्ष, उसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 2 समितियां भारत में उस संविधान के अंदर थी और संगठनों के कल्याण के लिए जो भी लाइन संविधान में लिखी जाएगी वो सरदार पटेल के हस्ताक्षर से पास होगी। दलितों के हितों के लिए जो भी लाइन लिखी जाएगी वो सरदार पटेल के हस्ताक्षर से पास होगी। लेकिन क्या भ्रम पैदा किया गया है कि सरदार साहब ने अल्पसंख्यक के खिलाफ थे, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ, जिससे आप जुड़ न सके। प्रिय सज्जनों, बाबा साहब अम्बेडकर को सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा में लाए। भारतीय संविधान आज आपके सामने है। तमाम उनके द्वारा लिखे जाने पर संशोधन हुए, जो अधिकार मिले उसमें उस समय के प्रबल सबसे सशक्त नेता का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आज आपके सामने जो संविधान है, ये जो किताब है, इसके पन्ने इतने सड़े हैं, उस जमाने जो सरदार साहब के सामने लिखी गई, जो भारत में कहीं मिलती भी नहीं थी, जिसकी कीमत 20 रुपए हो उस जमाने में, ये दोनों पुस्तक जिसमें सरदार पटेल के चुने हुए पत्र व्यवहार हैं। एक बार मैंने भारत सरकार से कहा कि मुझे सरदार पटेल के द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दे दिया जाए। 2014 में फरवरी में मुझे बताया गया कि 30 पैसे के हिसाब से आपको फोटो स्टेट का कागज जमा करना होगा, जिसमें 6,29,000 रुपए आपको जमा करना होगा। 6 महीने साल भर बाद जब पूरे कागज फोटो स्टेट हो जाएंगे तब आपको 20 ट्रक लाना होगा, जिसमें आप रखेंगे। ये सरदार साहब करेंगे आपसे। सरदार साहब पर जब कोई बच्चा PhD करेगा
वाले समय में देखेंगे, लेकिन ये काम तब तक संभव नहीं है जब तक 1 करोड़ सरदारवादी इकट्ठा ना हो। ये काम मेरे अकेले बस का नहीं हो सकता। ये काम आप सबके जिम्मे है। अगर आप सरदारवादी हैं तो आपको 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वहां रजिस्टर है, उसमें आप लोग अपना नाम दर्ज करेंगे। मैंने पहले भी अपील किया है, एक अपील और भी किया है कि आप लोग उस रजिस्टर में 1 रुपया दीजिए। मैं नहीं कहता कि घर से निकले हैं तो 100 रुपया लेकर चले हैं सब्जी लाने के लिए, भाड़ा बेस में आके 100 रुपया आप दे जाए, घर में सब्जी ना ले जाए। लेकिन आप 1 रुपया मुझे 10 रुपया 5 रुपया जो आपकी यथासंभव है, ये राष्ट्र तथा देश भर में फैले, इसके लिए आप हमें सहयोग करें। हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं सर जी जब ये अपील करेंगे ऐसा ना हो, बहुत सारे साथियों को ऐसा लग जाए कि हरि भाई पटेल तो पैसा इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं प्रिय सज्जनों, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, आपसे केवल कथा का सहयोग चाहिए। आप उस पर अपना नाम रजिस्टर कर दें, जिससे हम 1 करोड़ सरदारवादियों को इकट्ठा कर सकें। यथासंभव आप हमें दान करें, मैंने उसमें लिखा है। आपसे मुझे पैसे की कोई अपील नहीं है, क्योंकि इतना मेरे समाज के जो संरक्षक गण हैं वो मेरे ऊपर खर्च करते हैं और मुझे देते हैं। पूरे भारत के 600 से अधिक एम्प्लॉय वर्ग के लोग हैं जो क्लास 1 और 2 में हैं, जो मुझे अपना मासिक डोनेशन देते हैं। मैं नाम नहीं उजागर कर सकता, क्योंकि इस देश में सरदारवादियों का एक बड़ा जमावड़ा 28 में होने वाला है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। हमारे उन एम्प्लॉय वर्गों का नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं नाम उस समय उजागर करूंगा कि किसके कर्मों से ये मूवमेंट आज 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर रहा है बारडोली के शतक के अवसर पर। सज्जनों, अगला किसी का और स्वागत करवाना है क्या? अच्छा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब आ जाते हैं, देश आजाद होता है तो एक बड़ा और बयान होता है, जो बयान बड़े ही चर्चा में है। बयान होता है 25 अप्रैल 1948 का वो दिन, जब लखनऊ के विधानसभा के सामने, जहां अंबेडकर महासभा का कार्यालय है, वहां डॉक्टर अंबेडकर बंबई से भाषण देने के लिए परगणित जाति सम्मेलन आयोजित करने के लिए आते हैं। 25 अप्रैल 1948 को बाबा साहब अंबेडकर एक भाषण देते हैं, जिसपे वो 2-4 क्वेश्चन खड़ा करते हैं और वो कहते हैं कि मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि अंबेडकर साहब आप कांग्रेस में क्यों शामिल हो गए। उसके सफाई में उन्होंने बातें किया। अपने मिशन के बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने बताया, अपने जाति के संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। लेकिन दूसरे दिन 26 अप्रैल 1948 को नेशनल हेराल्ड नामक अखबार में खबर छप जाती है, जिसमें बयान के तौर पर यह कहा जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, अगर आप सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसा व्यक्ति मेरे जूते का फीता खोलने में गर्व महसूस करेगा। फिर नेशनल हेराल्ड कहता है 27 अप्रैल को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंबई से लौटकर दिल्ली पहुंचते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बंबई में होते हैं। त्रावणकोर के महाराजा के साथ उनकी चर्चा चल रही होती है। विलय के लिए सरदार पटेल आतुर है, जल्दी जल्दी राजाओं को अपने साथ जोड़ा जाए, जल्दी जल्दी विलय कराया जाए। 24 घंटा उसमें लगे हैं। और 27 अप्रैल को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पत्र लिखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसमें वो कहते हैं कि सरदार साहब, आपके डॉक्टर अंबेडकर ने हम सबके लिए गलत बयान किया है। और सरदार साहब उसके जवाब में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते हैं वो गजब का है। सरदार साहब का पत्र जवाहर को इस किताब में अंकित है, उनके जमाने का पत्र, जिसमें वो सीधे कहते हैं कि जवाहर, मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि सरदार साहब, ऐसी बात करने के बाद एक मंत्री के रूप में कैसे चालू रह सकते हैं। सरदार साहब फिर कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है
कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता है। 1 मई 48 को 25 अब 3-4 दिन बीतता है। अंबेडकर का एक पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भेजते हैं, जिसमें उनसे वो सवाल करते हैं एक प्रधानमंत्री के रूप में अपने एक मंत्री से, जिसमें जो पत्रों का उद्धरण देते हैं उसकी कॉपी वो सरदार साहब को भेजते हैं कि मैंने अंबेडकर से ये नोटिस किया है, ये नोटिस काटा है जो मैं आपको भेज रहा हूं। जिसमें उनसे जवाब मांगा जाता है। जब नोटिस बाबा साहब अम्बेडकर को मिलती है तो बाबा साहब अम्बेडकर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना संरक्षक मानते हुए एक पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं, और जो जवाहरलाल नेहरू साहब को पत्र लिखते हैं उसकी कॉपी भेजते हैं। उस कॉपी में वो कहते हैं कि साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और उस पत्र में सरदार साहब भी कहते हैं, फिर अम्बेडकर साहब को जो पत्र लिखते हैं उसमें कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आप ऐसा नहीं कह सकते, और आपके पीए एमपी गायक उससे मिले थे, मैंने उससे बोल दिया है कि अम्बेडकर के खिलाफ कोई बात होती है तो उसमें सबसे पहला सरदार पटेल आपके साथ खड़ा रहेगा। और प्रिय सज्जनों, आपको बता दूं इस विवाद को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बचाने जाते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं होती कि बाबा साहब अम्बेडकर को मंत्रिमंडल से बाहर कर दे। लेकिन 15 दिसंबर 50 को जैसे ही वल्लभ भाई पटेल का देहावसान होता है, बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान संसद छोड़ना पड़ता है। इतने तंग किए जाते हैं क्योंकि उनका संरक्षक ये धरती पर नहीं है। ये कथा आपके सबके सामने है, आप सब उसको देख सकते हैं। एविडेंस के रूप में मैंने तमाम ऐसी किताबें हैं जिनको मैंने लिखा है।